आज इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल एक नए सब्जेक्ट पे बात कर रहा है। एक ग्रेट ड्रिफ्ट। दुनिया में बहुत बड़े बड़े छोटे बड़े बदलाव हुए हैं। वो बदलाव बड़े बड़े आर्म कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी बड़ी सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह गई और लड़ाइयाँ हुई। जैसे शायद एक बहुत बड़ी हुई थी जब अलेक्जेंडर आए थे, अब से 2300 साल पहले ग्रीस से, और वो झेलम नदी जो पंजाब में है वहाँ तक आए तो राजापुर से लड़ाई हुई। बीच में बहुत से इलाके ज़मीन जीतते हुए आए। जो सबसे बड़ी एम्पायर थी उस टाइम, पर्शिया के एम्पायर, आज का ईरान, उसको हराया उन्होंने लड़ाई में। और फिर यहाँ तक आके उनकी सेना थक चुकी थी, फौज थक चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था उन्हें ग्रीस से चले हुए, मकदूनिया से चले हुए, और वह वापस जाना चाहते थे। और वो वापस चले गए अलेक्जेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर एस्टेब्लिश की। वो तलवार के दम पे थी। तो एक तो स्ट्रेंज आर द वेज, गजब के ढंग होते हैं और रास्ते होते हैं जो कि अलेक्जेंडर ने दिखाया। उसके बाद मंगोल जो थे, चंगेज खां वगैरह मंगोलिया के, वो भी बहुत बड़े, वो भी सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, लैंड मास को, ज़मीन को। और पब्लिक पे, एक आम आदमी पे कभी किसी का कोई कंट्रोल हुआ नहीं। जो कि मैंने अपनी ये किताब नोटबंदी बना भिड़े का ब्याह में जिक्र किया था। ये मेरी किंडल ई बुक है जो 2017 में पब्लिश हुई थी, जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी का बेवकूफ़ाना फैसला लिया, जिससे जो छोटे छोटे कामकाज थे, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो ख़त्म हो गई, बेरोज़गार बढ़ गई, जीडीपी भी ये कहते हैं तकरीबन 2-3% गिर गई, गरीबी और की हालत बदहाली में चली गई, बेरोज़गारी भी बदहाली में चली गई, जो आज 2024 तक वो संभल नहीं पाई है। तो एक बेवकूफ़ आदमी मोहम्मद तुगलक टाइप, वो भी शायद मोहम्मद तुगलक भी अक्लमंद था, मोदी उससे भी गया बीता है, जो 2014 में इलेक्शन से जीता। तो डेमोक्रेसी में भी कभी कभी डिक्टेटर पैदा हो जाते हैं। जैसे कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हो रही थी संविधान सभा में, तो अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, इस पे अमल करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे आदमी आएंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी तो ये बहुत अच्छा होगा, सबकी भलाई करेगा। गलत आदमी आएंगे तो उसके नतीजे बुरे होंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुआ है। इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। तो जो ग्रेट ड्रिफ्ट होती है, ये एक ग्रेट ड्रिफ्ट, ये मेरा दूसरी किताब है। ये जून 2017 में पब्लिश हुई थी। ये भी किंडल ई बुक है। इसमें चैप्टर 17 है, अध्याय 17, जिसमें ये चैप्टर में लिखा है ग्रेट ड्रिफ्ट। तो दुनिया में 3 किस्म के बदलाव हुए। एक तो बाई वार, तलवार के दम पे, जैसा अलेक्जेंडर ने कोशिश की करने के लिए। दूसरा चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशन हुए।
तकरीबन अब से 180 साल पहले स्टीम इंजन बना। उसके बाद जो थे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, बिजली का, और मशीन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद बहुत से चेंजेस हुए, कंप्यूटर्स आए, इसमें भी इंटरनेट आया, इसमें भी जो बॉर्डर्स होते थे दुनिया में एक देश से दूसरे देश के, उसको ख़त्म कर दिया। वैसे सही मायने में तो बॉर्डर कभी रहा ही नहीं दुनिया में, एक्सेप्ट यूरोप। भारत से, हिंदुस्तान से आदमी चीन जाते थे, दो बहुत बड़ी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आते जाते थे। बहुत बीच में माइटी हिमालयाज है जो 29,000 फुट की हाइट तक गए हैं। आना जाना वो दर्रे होते थे, पासेस होते थे, उससे आते जाते थे। कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़े बड़े मॉन्क्स, साधु, महात्मा एक जगह है दूसरी जगह गए हैं। आइडियाज भी, जैसे कि 7वीं सेंचुरी में, अब से तकरीबन 1300-1350 साल पहले जीरो का इन्वेंशन हुआ, वो मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप तक गया। नहीं तो XXIL यही लिखते रहते थे, बड़ा मुश्किल होता था पढ़ना। तो दूसरा है टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन, और तीसरा है इकोनॉमी का इन्वेंशन। इकोनॉमी तो कहना चाहिए रिफॉर्मेशन, इट्स नॉट इन्वेंशन। जब पैसे से पैसा पैदा करते हैं, रुपये से रुपया कमाते हैं, यही बिजनेस है। और रुपया से रुपया कमाने के लिए इंसान की अकल का तो कोई छोड़ ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हमेशा हवा में उड़ती रहती है। समझदारी अकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मशीन लर्निंग भी नहीं कर सकती उसका मुकाबला, इंटरनेट भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हम कब दुखी हैं, कभी हम सुखी हैं, मौज मस्ती में हैं, अब ये मुंह बनाए बैठे रहते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब रिपीट कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो जो रोबोटिक्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन टूल ही समझता हूँ। जहाँ रिपीटिशन हो तो उसको जो है, तो आप रोबोटिक्स कह लो, एक हथौड़ा मारना है मुझे गर्म लोहे के ऊपर, बार बार हथौड़ा मार रहा हूँ, तो वही मैं मैनुअल यूज़ ना करके मशीन पावर यूज़ कर देता हूँ, तो रोबोटिक्स हो गई, रोबोट हो गई। मुझे अपनी कार के टायर में नट बोल्ट खोल के वो पंचर हो गया, उसका बदलना है व्हील, तो मैं उसको हाथ से स्पैनर से खोलता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो मैनुअल पावर है। आज जो है कंप्रेसर आए हुए हैं, कितने उसके राउंड लगाने हैं, जितने उसमें चूड़िया थ्रेड्स हैं नट के अंदर, तो उसका प्रेशर बढ़ते के साथ ही टाइट हुआ अपने आप ही वो अलग हो जाता है उससे। तो पिक्चर में जोड़ने के लिए हम नट और बोल्ट जो खोल रहे हैं वो भी आज रोबोटिक हो गया। और एक हवा का कंप्रेसर लगा हुआ है, छोटा सा डिब्बा, और पंप से उसमें हवा भर, एयर भरती। तो मुझे कुछ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ये रोबोटिक्स है, ये मैन पावर को मशीन पावर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि अब से 180 साल पहले स्टीम इंजन के ज़माने से चालू हुआ था। हाँ, नए नए इन्वेंशन हुए, जो है जेट इंजन आया 1956 में, तो जो शिप्स थे वो बेकार हो गए। जो लंदन से न्यूयॉर्क 6 दिन में पहुंचता था शिप, वो 6 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क वो जेट
इंजन लगे हवाई जहाज से पहुंचने लगा, एयरप्लेन से पहुंचने लगा। उसने इकोनॉमी को भी बहुत तगड़ा इफेक्ट किया। अब जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वारफेयर में किसी का कोई भला नहीं होता, सब डिस्ट्रक्शन होता है। जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ट्रेंच वार कहलाई, उसमें तो ज़्यादा जो था बंदूकें थी, कैनस थी, तोपें थी। तो उनसे मैं ट्रेंच खोद के मिट्टी में एक छोटा सा अपना ट्रेंच खोद के उसमें बैठ गया, उनसे दोनों से मेरी सेफ्टी हो जाती थी। तो बहुत बड़ी दूर दूर तक गई फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी। फ्रांस है, जर्मनी ने चालू की थी, और ये मिडल ईस्ट तक आए, अफ्रीका तक आए। ऐसे सेकंड वर्ल्ड वार में थी। तो ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में जो थी मशीन गन का भी इन्वेंशन हो गया था, जीप का भी इन्वेंशन हो गया था, ऑफ द रोड हम चल सकें। हवाई जहाज का भी इन्वेंशन हो चुका था कि जो हम बम गिरा दें अपने दुश्मन के ऊपर। आर्टिलरी में, कैनन्स में भी बहुत इन्वेंशन हुए, बहुत बड़ी बड़ी आ गई, डिस्टेंस तक बात करने वाली टैंक्स आ गए, प्राइमेटिव टैंक्स थे, आर्मर्ड कैरियर जिसको बोलना चाहिए। तो उसका जैसा कि एक्चुअली ये यूरोपियन वार थी या जापान और साउथ ईस्ट एशिया में वार हुई। तो जापान ने कब्जा कर लिया था कोरिया, चाइना पे के भी कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया था, और ये बर्मा पे भी हुआ, और जो आज का मणिपुर स्टेट है यहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे भी लड़ाइयाँ हुई। इसके नॉर्दर्न पार्ट में जो बर्मा के साथ लगा हुआ है, कोहिमा जो वहाँ की कैपिटल है अरुणाचल स्टेट की, तो वहाँ पे भी आज बहुत सी कब्रें बनी हुई हैं, ग्रेव्स बनी हुई हैं, जो लोग उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में मर रहे थे। तो ये वार यूरोपियन वार थी और साउथ ईस्ट एशिया की वार थी। साउथ एशिया या मिडिल एशिया में या सेंट्रल एशिया में ये वार नहीं हुई थी, एक लिमिटेड इलाके में थी। मगर ये दो वार के बाद, खासतौर से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखा, कितने आदमी मर गए थे, 2,70,00,000 आदमी। यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन कहलाता था उसके ऊपर 2,70,00,000 आदमी अकेले यूएसएसआर के मरे थे, सोवियत रक्षा के। बहुत इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म होगा। खैर जो होता है, जब सिकंदर आया तो वो भी बहुतों को मारता भी आया था ना 2300 साल पहले। चंगेज खान वगैरह आए जब, और जो भी चंगेज खान है ये भी आए, ये मंगोल होते चाइना पे भी अटैक किया करते थे। तो वहाँ चाइना में उन्होंने ग्रेट वॉल बना दिए, जो ग्रेट वॉल कहलाती है। बहुत लंबे पहाड़ों, पता नहीं कितने साल लगे बनाने में, तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी दीवार है मंगोलों से बचने के लिए। वो मंगोल हिंदुस्तान में भी अटैक किए उन्होंने। दिल्ली में एक मंगोलपुर गांव है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उन्होंने अटैक किया था। तो क्या वो हरा दिया था, तो उनको जिनको मार दिया, उनकी खोपड़ी जो है, उनकी जो सट है, वो आज भी वो दीवार बनी हुई है वहाँ लाडस राय गांव के पास, हौस खास के पास जो जाते हैं। और जो श्री फोर्ट है आजकल सब खंडर हालत में है, वहाँ उसने बहुत बड़ी हौज भी बनवाई, वाटर टैंक, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको आज का हौस खास कहती है। रेजिडेंशियल कॉलोनी, बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी है दिल्ली की। एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई कुतुब मीनार के पास। एक और उसने गांव है यहाँ कुसुमपुर, साउथ दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास। वो उसने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा। वाकई में बहुत बड़ी मस्जिद है, उसका नीला डोम है।
पता नहीं क्या उसकी हालत है, क्योंकि मुझे वहाँ गए हुए और 25-26 साल तो हो गए हुए, गया नहीं उसके बाद, जानना नहीं हुआ। तो ये चेंजेस जो है हमेशा से हुए हैं, आगे हो रहे हैं, आज भी आगे भी हो रहे हैं। मगर जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तो वर्ल्ड बैंक बनाया, जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर जो था यूएसए था और अमेरिका था। दूसरा एक मार्शल प्लान बनाया अमेरिका ने, शायद वुडरो विल्सन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट यूएसए के। यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था। मगर जो जापान साउथ एशिया में डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके लिए कोई ऐसा मार्शल प्लान जैसा कोई प्लान नहीं बना। अब यूरोप की आज भी जो पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की, अब तो ईस्टर्न यूरोप में उसमें मिल गया, यूरोप तक में 34-35 कंट्री हैं और उनकी 44-45 करोड़ की पॉपुलेशन है। मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जब मार्शल प्लान बना, वो इकोनॉमिक प्लान था। रिकंस्ट्रक्शन हुआ और सक्सेसफुल हुआ, खुशहाली आई। सारे नेशन जो डिस्ट्रॉय हो गए थे इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन के, इंडस्ट्री वहाँ से फ्लाइट लेके और मनी फ्लाइट लेके यूएसए पहुँच गई। बिजनेसमैन तो जहाँ उसका बिजनेस ठीक पीसफुल इलाके में चलता है वही ले आता है, साथ में अपना पैसा भी ले आता है। तो यूएसए का बहुत प्रोग्रेस हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो साइकिल चलाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मोटरसाइकिल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो शिप बनाने लगी, हवाई जहाज बनाने लगी, फाइटर प्लेन बनाने लगी। एक महीने में एक शिप, वारशिप बना देते थे नेवी के लिए, जो यूरोप जाता था जर्मन से लड़ने के लिए, इटालियन से लड़ने के लिए। मगर उसका नतीजा तो बुरा ही निकला ना, डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद जापान ने भी बहुत तरक्की की। और ये वेल्थ ऐसी चीज़ है, जब मैं बात करता हूँ, ये जो मेरी दूसरी किताब है फ्रेजाइल नेशन सोसाइटी, जो भी 2017 में पब्लिश हुई थी, किंडल ई बुक, तो इसका चैप्टर 17 है। तो एक ग्रेट ड्रिफ्ट, और एक और चैप्टर है लक्ष्मी बली चलाए मान, तो चैप्टर 18 है, 18वां चैप्टर है। ये पैसा एक जगह दूसरी जगह बड़ी जाता है, वो बड़ी तेजी से जाता है और बहुत महान चेंजेस लाता है। तो क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान बना, यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद जब वहाँ हो गया और ये यूरोपियन इकोनॉमी में आ गए, ये डेवलप नेशन माने जाने लगे, तो वो मनी जो थी फिर उसने एक और दूसरी झोंका लिया, एक और फ्लाइट ली और वो आ गई जापान। फिर जापान का डेवलपमेंट हुआ, जो कि वॉर टाइम में 2 एटम बम दुनिया में कहीं भी गिरे, न्यूट्रल बॉम्ब्स, तो हिरोशिमा नागासाकी में गिरे 1944 में, 45 में एंड में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। जर्मनी पहली हार चुका था, सरेंडर कर चुका था, हिटलर ने अपनी खुदकशी कर ली। जापान का तो जो प्राइम मिनिस्टर था उसको फांसी टांग दिया गया, जापान पे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और जो उसको क्या है, आप किसी चीज़ पर फोकस कर दो, सर्च लाइट, एक टॉर्च लाइट की तरह, तो फिर वो जो हमारा जो सारे एफर्ट्स फिजिकल और फाइनेंशियल, उसको हम फोकस कर दें इन्वेस्टमेंट को, तो फिर वो डेवलप हो जाता है। जैसे मार्शल प्लान ने यूरोप का किया, फिर जापान के डेवलपमेंट के बाद तो वो सारी मनी जो थी ये साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ ही इसका डेवलपमेंट हुआ।
नापाक बम छोड़े थे जब तक कम्युनिस्ट तो चाइना ये 73-74 के पास, 1974-75 सारे वियतनाम को आग लगा दी थी अमेरिकन बम्बर्स ने। आदमी भी जल गए, जंगल भी जल गए। उन्होंने जंगल इसलिए जलाए थे जिससे वियतकॉन्ग जो है, जो फाइटर्स हैं, उसमें जाकर छिप नहीं सके, अमेरिकन फौज उनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। खैर वो भी एक हुआ, वो डिस्ट्रक्शन हुआ, आदमी बहुत मर रहे, इंसानियत की भी हत्या हुई। तो उसके बाद जो था, अब वो दोस्ती हो गई वियतनाम से। पहले तो फ्रांसीसी से लड़े थे ये वियतनामी आज़ादी के लिए, फिर अमेरिकन से लड़े। तकरीबन 35-40 साल लड़ाई चली है, आखिर में शांति हुई। क्यों अक्रॉस द टेबल ही फैसला होता है लड़ाई का भी, कभी तो खत्म करनी पड़ेगी ना। हुई। आज वियतनाम की इकोनॉमी बड़ी डेवलप हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, मलेशिया की हो गई। उसी बीच में जो अमेरिका के जो कम्युनिस्ट आए थे, चांग काई शेक, भाग गए थे क्या, वो तो बुढ़े हो गए थे। वो जब माओ जो सन यात सेन थे, उसके दोनों चेले थे चांग काई शेक और माओ तुसे तुम। चांग काई सन यात सेन की डेथ के बाद ये दोनों आपस में लड़ पड़े। पहले तो सन यात सेन के ज़माने में चाइना जापान से लड़े थे, जापान पे जो कब्जा कर लिया था बहुत बड़े इलाके में। उसके बाद दोनों लड़ाई हो गई। अमेरिका कैसे जो जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये ईशापुर फैक्ट्री थी कलकत्ते के पास, तो जहाँ राइफल बनती थी 303। मेरे पिता ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी, उनकी भी पोस्टिंग थी उस फैक्ट्री में, नौकरी करते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो। तो वहाँ से 5000 राइफलें और 2000 उसकी गोली कारतूस उन्होंने चांग काई शेक की फौज को अमेरिका के कहने से भेजी। वो गई थी सम टाइम 48 में, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हो चुका था। ये 303 राइफल जो है ईशापुर फैक्ट्री बन के सारे अंग्रेज की आर्मी को भी भेजी गई थी, और सारे यूरोपियन वार में, सेकंड वार में बहुत बड़ी उसकी इस्तेमाल हुआ था। जो ये गई थी फौजें इंडिया की ब्रिटिश फौजों के साथ लड़ने के लिए, लीबिया, मेसोपोटामिया, कहाँ गई थी, इजिप्ट गई थी, जो आज का इसराइल है वहाँ पे भी गई थी लड़ने के लिए। तो ये आज आदमी भूल जाते हैं कि इंडिया उस टाइम कितना एडवांस था, कम से कम हथियारों के मामले में, मगर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और बेरोजगारी के मामले में तब भी बुरा हाल था जब 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। यहाँ अनाज की कमी थी बहुत, खाने के लिए अनाज नहीं था। तो जब मैं अगर जो पुराने टाइम को करता हूँ याद, तो जब औरंगजेब था, जिसको कहना चाहिए आखिरी मुगल बादशाह, प्रैक्टिकल साइंस में बहुत मजबूत था। उसकी फौज में 80% जो थे वो तो मुसलमान था, वो उसकी फौज में लड़ने वाले 80% राजा जो थे वो राजपूत थे, हिंदू थे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान की बात करना बेवकूफ़ी की बात है, ना समझी की बात है। और उसके औरंगजेब के ज़माने में वर्ल्ड की इकोनॉमी का 23% इंडियन इकोनॉमी थी, जीडीपी का। इंडियन की जीडीपी 23%, 23% वर्ल्ड की जीडीपी का था। और उस टाइम में वर्ल्ड की जीडीपी का चाइना भी 23% था। ये दोनों कंट्री जो थे प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के मामले में बहुत एडवांस थे। चाइना ने ग्रेट वॉल बना दी, औरंगजेब के पिता शाहजहां ने लाल किला बनवा दिया, जगह जगह वो पिंजौर में और दिल्ली में शालीमार बाग बनवा दिया, फुहारे लगवा दिए, शीश महल बनवा दिए, लाहौर में किला बनवा दिया, आगरा किला तो अकबर ने बनवाया था।
तो बहुत बिल्डिंगों का निर्माण हुआ। जब कुतुबुद्दीन 1050 में, अब से 1000 साल पहले कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया था, तो उसने कुतुब मीनार बनवा दी। कुतुब मीनार आज भी यूनेस्को की वर्ल्ड साइट एक है। और कुतुबुद्दीन के ज़माने में मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज का चौहान जो आज संजय वन है, वही महरौली के पास। मेरी बेटी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्ट्रेन में पढ़ती थी, तो मैं कभी कभी वहाँ चला जाता था। उस बिल्डिंग के सामने बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है आर्किटेक्चरली, और वहाँ जो है मैं देखता पृथ्वीराज चौहान का जो महल था, तो उसकी प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ तो आज भी मौजूद है। सुपर स्ट्रक्चर जो रहने के मकान कमरे थे वो सब खत्म हो गए, जैसे तुगलकाबाद फोर्ट में भी खत्म हो गए। जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डेवलपमेंट में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ असौला पार्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैं कभी कभी तुगलकाबाद फोर्ट चला जाता था, जहाँ गयासुद्दीन का भी मकबरा बना हुआ है। मकबरा तो इंटैक्ट है आज भी, वो किला सब उसकी दीवारें खंडर हालत में है तुगलकाबाद फोर्ट की। तो स्ट्रेंज आर द वेज इन दिस वर्ल्ड, अजीब गरीब रास्ते हैं। आर्म कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी बड़ी योद्धा आए और चले गए, एक आम किसान, एक आदमी वही की वही रहा। वो आए और चल लड़े और जीते और मर गए या वापिस चले गए। जो इंसान जो था आपसे 5000 साल पहले जहाँ था, वो इंसान आज भी वैसे का वैसे ही है। उसको कोई ख़त्म नहीं कर रहा। राजे महाराजे शूर वीर ख़त्म हो गए, इंसान को ख़त्म नहीं कर पाए, उसकी इंसानियत को ख़त्म नहीं कर पाए, उसकी शराफत को कभी ख़त्म नहीं कर पाए। बड़े बड़े धर्म युद्ध भी हुए हैं, जैसे जेरूसलम को लेके यहूदियों में और ईसाइयों में हुए, मुसलमान और ईसाइयों में हुए, और आज भी जो है इजराइल और गाजा में भी लड़ाई चल रही है। बहुत बड़ी सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा देश बना, वर्ल्ड की पावर बना, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हुआ, वह इकोनॉमी में फेल हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नतीजन एक कंट्री 15 कंट्री में डिवाइड हो गया। और उस सोवियत यूनियन का एक जो हिस्सा था रशिया और यूक्रेन में पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है। कितने आदमी मरे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। झगड़ा की बात पे है वहाँ कि जो ज़्यादातर तो वहाँ खेती बाड़ी होती है यूक्रेन में, दुनिया की ग्रेन और ऑयल की, ऑयल सीड्स की कहना चाहिए बहुत बड़ी उपज है, एक्सपोर्ट करता है, दुनिया के साथ बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। मगर जो उसका इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, वहाँ मोस्टली आज जो है तकरीबन 40% 50% आदमी और रशियन स्पीकिंग है। ऐसी जो 15 कंट्री डिवाइड हुई है यूनियन के, उनमें भी बहुत इलाकों में रशियन स्पीकिंग आदमी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, ये बात दूसरी है। तो मगर गजब का हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कहते थे सन नेवर सेट्स अंडर ब्रिटिश एम्पायर। तो ये स्ट्रेंज वेज है चेंज के। अब क्या हुआ 2015 में चाइना ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बार एस्टेब्लिश किया, और दूसरा क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ये उसी तर्ज पे है जैसे कि मार्शल प्लान बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वर्ल्ड बैंक बना था। तो और शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, रशिया में यूफा सिटी है, वहाँ पे उसका हुआ। आज जो ब्रिक्स के मेंबर थे,
वो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, शंघाई सिटी है चाइना में, बहुत बड़ा, बहुत डेवलप्ड सिटी है। पहले वो फिशिंग टाउन होता था, वो समुद्र के किनारे, आज बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, गजब का सिटी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें बहुत सारे, तो हिंदुस्तान तो इंडिया तो शुरू से ही चाइना के साथ रहा। चाइना का जो है उसमें प्रेसिडेंट होता है शंघाई बैंक में और ब्रिक्स बैंक में, और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। कोई जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उन बैंकों में है, उसके प्रोपोर्शनल में उनको दिया गया। और जो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है, जो यूफा में रशियन सिटी में एस्टेट हुआ, तो तकरीबन ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के, यूरोप का सऊदी अरबिया है, यूएई है, पाकिस्तान वगैरह, इंडिया, ये सारे उसके मेंबर बन गए। ब्रिक्स बैंक के भी सारे मेंबर हैं, साउथ अफ्रीका तक उसका मेंबर बन गया है। अभी तो इथोपिया भी शायद इस साल उसको ज्वाइन कर देगा। तो जो वर्ल्ड बैंक के मुकाबले जो चाइना ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के इनिशिएटिव लिया, वो दुनिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को चेंज करने की तरफ बढ़ चला। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक स्कीम बनाई कि सारी दुनिया में हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। 1990 तक चाइना और इंडिया का GDP एक सेम था, मगर चाइना ने बड़ी तेज़ी से उसको चेंज किया। और ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीन जो हैं, जो बैंक के दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वर्ल्ड बैंक से भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कहना चाहिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाई एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर, अब वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दीगर हो गया, अब ब्रिक्स बैंक आ गया उसकी जगह, नाम बदल गया, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान का बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टेड थी, चाइना की थोड़ी थी चाइना की वो थोड़ी थी, और USA की थी। तो क्या उसका जो फादर था वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ही था, क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम USA का और यूरोप का, इनका इन्फ्लुएंस हम एशिया से ख़त्म कर देंगे। हम एशियन जो प्रॉब्लम्स हैं, एशियन कंट्रीज की प्रॉब्लम है, हम आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप थी चाइना में, जो रूल कर रही थी चाइना को, तो बहुत अच्छा उसका आइडिया था, मगर समझ नहीं पाए आम आदमी, मैं भी नहीं समझ पाया। मैं उसके आज नतीजे देख रहा हूँ तो उससे मुझे समझ में आ रही है। जब ये 2017 में मैंने लिखी थी किताब, 2017 में जून में पब्लिश हो गई थी, ए ग्रेट ड्रिफ्ट और लक्ष्मी चलायमान। लक्ष्मी हमने कहा पैसे को, धन को, संपत्ति को, तो वो कहीं एक जगह नहीं टिकते। अब जब ये मैं बात कर रहा था कि औरंगजेब के ज़माने में इंडिया की GDP वर्ल्ड GDP का 23% था, चाइना की GDP 23% था वर्ल्ड GDP का। एक इसके मुकाबले की एक और एम्पायर होती थी जमीन के, वो थी ऑटोमन एम्पायर। जितनी चीन के पास ज़मीन थी या भारत के पास, इंडिया के पास ज़मीन थी, उतनी ही ज़मीन ऑटोमन एम्पायर के साथ था। ये मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, सीरिया, तुर्की, तो सारे उसी के से होते थे ऑटोमन एम्पायर के। उसकी GDP वर्ल्ड इकोनॉमिक से 3 या 4% थी।
तो सारा इलाका तो रेगिस्तानी है। ये तो ऑयल की डिस्कवरी हुई, क्रूड ऑयल की, उसने वहाँ की इकोनॉमी सब चेंज की है। नहीं तो वो ऊँट पे बंदू जाए, खजूर ऊँट की पीठ पे खड़े हो गए, खजूर के में खजूर तोड़ लेते थे और ऊँटनी का दूध निकाल के पी लेते थे, भेड़ बकरी का दूध पी लेते थे, तंबुओं में रहते थे, ऊँट की खाल के तंबू बना लेते थे। यही इकोनॉमी थी ना ऑटोमन एम्पायर की। कोई इंडस्ट्री नाम की तो चीज नहीं थी। हाँ, मैथमेटिकल जो इन्वेंशन हुए, जीरो का इन्वेंशन, कि जमीन सूर्य के चारों तक घूमती है, सूरज नहीं घूमता, या कैलकुलस वो जो 14th सेंचुरी में हुई थी, माधवन ने इन्वेंशन किया था, आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। वो मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप गई और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया और डेवलप हुआ। तो अक्ल की कमी नहीं थी भारत में भी, न अब से 1400 साल पहले, न अब से 400 साल पहले, माधवन के ज़माने तक आते थे। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका राज हुआ, सरकार चलाई, ये छोटे मोटे राजा होते थे, आपस में लड़ते रहते थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद से कभी किसी का साथ दिया, कभी किसी का साथ दिया, और राज तो उसके बाद उन्हीं का रहा। मुगलों के टाइम में भी राज उन्हीं का रहा, रजवाड़ों का। मुगलों का तो दिल्ली से आगरा तक राज था। आगरा से चलिए आप तो जयपुर आया, जयपुर में मानसिंह का राज था, राजपूतों का। तो ये मुगल सल्तनत वो अकेले मुगल नहीं थी, वो राजपूत राजा थे। तो जो बाबर आया था इब्राहिम लोदी को हराने के बाद 15th सेंचुरी में, तो जो यहाँ के मुसलमान सोचे थे, इब्राहिम लोदी के जो दरबारी थे, सूबेदार थे, फौजदार, वो सोचा अब तो भैया अपने आदमी लाया वहाँ से सेंट्रल एशिया से, उनको बनाएगा। ऐसा नहीं हुआ। बाबर जो था उसने जो 3000 मुसलदार था उसको 5000 ही बना दिया, तरक्की दे दी कि तो 5000 घुड़सवार रख सकते हो, फौजी रख सकते हो। 5000 को 7000 दे दिया, 7000 को 10,000 दे दिया, तो सबको प्रमोशन दे दिया, तो सब खुश हो गए। तो सबको बाबर के साथ कॉपरेट किया और मुगल राज की नींव बदली, जो तकरीबन 250-250 साल चली। औरंगजेब के बाद जो थे छोटे छोटे राजा सिर उठाने लगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन की गवर्नमेंट बनी, तब लीगल सुधार बहुत हुए, फाइनेंशियल सिस्टम भी स्ट्रक्चरिंग की गई, रिस्ट्रक्चरिंग की गई। जैसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक सूबेदार होता था, एक फौजदार होता था। सूबेदार जस्ट लाइक कलेक्टर, फौजदार जस्ट लाइक SSP या SP, सुपरिटेंडेंट पुलिस आज का। मगर उसको उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया। और दूसरी चीज़ वो ट्रांसफर पोस्ट हो गई, जिस सूबेदार, वो तो खैर मुगलों के ज़माने में ही था, बादशाह के ज़माने था, एक सूबेदार को दूसरे सूबे का सूबेदार बना दो, एक फौजदार को दूसरे फौजदार को बना दो। कंट्रोल में तो बादशाह के होते थे ना, चेंज नहीं हुआ, गवर्नमेंट का सिस्टम चेंज नहीं हुआ, उनके नाम बदले हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये एक ग्रेट ड्रिफ्ट, ये जो चाइना ने इनिशिएटिव लिया, सिंघाई कॉपरेशन काउंसिल यूफा में बना, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना, ब्रिक बैंक बना, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, आफ्टर उसको पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, उसमें यूरोप तक ने उसने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अफ्रीका में बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है कंस्ट्रक्शन के, बड़े पॉइंट पर। और अभी तो जो है, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो पैसा होता है, लक्ष्मी बड़ाई चलाई मान जो मैं कहता हूँ, तो क्या हुआ कि ये वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या थी, US से कम पैसा नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहिए थी। अरब कंट्रीज को, सऊदी अरबिया है, ईरान है,
इराक है, कुवैत है, यूएई है। यूएई में 1966 तक इंडियन करेंसी चलती थी, इंडियन रुपी। जब डिवैल्यूशन किया था इंदिरा गांधी ने, और कुवैत की भी जो वैलिड करेंसी थी इंडियन रुपी था, और जो ब्रिटिश पीरियड से चल रहा था, तो फिर उन्होंने अपनी अलग करेंसी बना ली और दिनार कर दिया। कहीं दिरहम हो गया, कहीं दिनार हो गया। मगर जो क्रूड ऑयल निकला, उससे जो सेल हुई, उसके में पैसा आया, वो उनके पास उसको अब्जॉर्व करने के लिए इन अरबियन कंट्रीज के पास जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, ऑयल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वो बनाया था, उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी, और सिक्योरिटी के लिए उनको यूएस पर डिपेंड होना पड़ रहा था। तो उन्होंने वो सारा पैसा यूएस को दे दिया, और यूएस से जो है वर्ल्ड बैंक में आ गया। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की भी मदद की, सबकी की। बहुत थोड़ा कुछ ग्रांट इन एड होती थी, कुछ थोड़े बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिए जाते थे। तो जो क्रूड ऑयल से जो वेल्थ जनरेट हुई, वो पहुंची वर्ल्ड बैंक। उससे जो था, ये मार्शल प्लान भी फाइनेंस हुआ, जापान का इनका रीडेवलपमेंट का जो था सब हुआ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का जो ताइवान वगैरह, वियतनाम, इनका सबका डेवलपमेंट हुआ। इंडोनेशिया में भी इन्वेस्टमेंट हुआ। आज उनकी इकोनॉमी हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। मगर जो है इंटरनेशनल ट्रेड में अब जैसे तकरीबन 134-135 बिलियन डॉलर्स का इंडिया जो है चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, और चाइना को 34-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वो भी मोस्टली रॉ मटेरियल है। बहुत बड़ा इनबैलेंस है, असंतुलन है। मगर ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको दुनिया के तकरीबन बहुत से कंट्रीज में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप के इटली वगैरह ने, बुल्गारिया वगैरह ने, ईस्टर्न यूरोप में उसको ज्वाइन किया। इंडिया ने नहीं किया ज्वाइन। वही बेवकूफ़ी की बात है। हमें डेवलपमेंट कहीं से हो, कहीं से फाइनेंस आए, पैसा आना चाहिए। वो चाइना से आए, ब्रिक्स बैंक से आए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के डिसीजन मेकिंग से आए, या चाइना डेवलपमेंट बैंक से आए। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो ये पैसा किसी का सगा नहीं है, एक जगह दूसरी जगह जाता। जैसे चिड़िया आसमान में एक जगह से दूसरी जाती है, तो मैं अब सोचता हूँ कि आज जो है 2015 में जब ये एस्टेब्लिश हुए थे शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, चाइना डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, तो दिस जो एंड ऑफ डार्कनेस, एक अंधेरे का युग खत्म हो रहा है, और हैप्पीनेस का, खुशहाली का जमाना, दुनिया का उदय हो रहा है, सूरज निकल रहा है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।